हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आवर्त सारणी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए है। उसमें हमने धातु के बारे में पढ़ा था और किसके बारे में पढ़ा था, अधातु के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था, नोबल गैसेस के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, नोबल गैसेस की खोज किसने की थी, इनके नोबल गैसेस के क्या क्या उपयोग है, इन सब में हमने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, धातु और अधातु के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो ये आवर्त सारणी होती है इसके बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन बनते हैं। खासतौर से जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी, ठीक दोस्तों, उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आवर्त सारणी के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिक आए, क्या क्या तर्क दिए। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से वैज्ञानिक उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए कि कौन सा तत्व किस आधार के ऊपर ये सारणी में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम कौन से वैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं डायबेइनर का सिद्धांत, डायबेइनर का त्रिक सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, डायबेइनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये वैज्ञानिक आए, तो इन्होंने बताया कि तो जो आवर्त सारणी होती है उसमें तत्व कैसे होते हैं, वो कितने तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इनके अनुसार कुल तत्व कितने होते हैं, इनके अनुसार कुल तत्वों की कितनी खोज की थी इनके समय में। तो इनके समय में कुल तत्व कितने थे, 56 तत्व थे। कितने दोस्तों, 56 तत्व थे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आधार क्या है, यानी जो इन्होंने जो सारणी बनाई है 56 तत्वों की, उनको क्या आधार मान के पता वो सारणी बनाई है। तो कौन सा है, परमाणु भार के अनुसार। क्या दोस्तों, परमाणु भार के अनुसार तत्वों को सारणी में रखा। क्या दोस्तों, परमाणु भार के अनुसार इन तत्वों को सारणी में रखा। ठीक है दोस्तों, ये इनका आधार है। अब जैसे कि देखो दोस्तों, इन्हें तत्वों को कैसे रखा सारणी में। जैसे कि देखो दोस्तों, अगर परमाणु भार है, तीन तीन तत्वों का परमाणु भार है। जैसे कि देखो Ma, Mb और Mc, ये 3 तत्वों का क्या है, परमाणु भार है। तो इनके अनुसार क्या होता है, जो जो बीच वाला जो परमाणु भार होता है, बीच वाला परमाणु भार होता है, वो शेष 2 परमाणु तत्वों के योग के बराबर होता है। दोनों योग के बराबर या इनका हाफ के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये इनका आधार है। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने, इनका जो परमाणु भार होता है, जैसे कि इन 3 तत्वों का परमाणु भार है Ma, Mb, Mc, तो इन्होंने कैसे रखा है आवर्त सारणी में, यानी इनके अनुसार क्या होता है, जो बीच वाला परमाणु भार होता है वो शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के योग के बटे हुए 2 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यह है इनका सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, यह हो गया डायबेइनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। कौन सा दोस्तों, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। क्या दोस्तों, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इनका आधार क्या है, तो इनका आधार होता है दोस्तों, क्या आधार है, इनका आधार होता है भौतिक गुण और रासायनिक गुण। क्या दोस्तों, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के अनुसार इन तत्वों को सारणी में जमाया जाता है। क्या दोस्तों, भौतिक गुण रासायनिक गुण के आधार पर इनको सारणी में जमाया था। इनके इनके भी कुल तत्व कितने थे इनके समय, तो इनके समय भी कुल तत्व कितने थे, 56 तत्व थे। ठीक है दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ 2017-18 में, ये बहुत बड़ा एग्जाम पूछा गया। डायबेटिक के सिद्धांत के अनुसार कुल तत्व कितने थे, 56, और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के अनुसार कुल तत्व कितने थे, 56। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत बार, इसका जो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है इसके अनुसार प्रथम तत्व कौन सा है, यानी कि जो इनके अनुसार सारणी में जो सारणी आती है उस सारणी में प्रथम तत्व कौन सा होता है, तो प्रथम तत्व आता है दोस्तों, उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है दोस्तों, हाइड्रोजन। और लास्ट अंतिम तत्व की बात करें तो अंतिम तत्व कौन सा होता है दोस्तों, थ्योरियम। क्या होता है दोस्तों, थ्योरियम, ये अंतिम तत्व होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब हम बात करते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, हमने 2 पढ़ लिया, डायबेइनर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले दोस्तों, मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें
तो इनके अनुसार कुल तत्व कितने हैं, इनके अनुसार कुल तत्व कितने हैं, इनके अनुसार कुल तत्व है 63 यानी 63 तत्व है। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोस्तों अब दोस्तों इनके आधार की बात करें तो इन वैज्ञानिक ने आधार क्या माना था, तो इस वैज्ञानिक ने आधार माना था दोस्तों परमाणु भार। क्या माना था, परमाणु भार इन्होंने क्या माना, आधार माना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार कुल आवर्त कितने थे, तो आवर्त की संख्या कितनी थी दोस्तों, आवर्त की संख्या थी 7 और जो वर्ग यानी ग्रुप थे उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या थी 18 संख्या थी और आवर्त कितने थे 7 इनके आवर्त थे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये हो गया मेंडल की आवर्त सारणी, आपको इतना ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, कुल तत्व कितने थे 63, इसका आधार क्या था परमाणु भार और इसका आवर्त कितने थे टोटल 7 और इसके ग्रुप कितने थे 18। ठीक है दोस्तों, तो आवर्त क्या होता है, जैसे कि इस 37 के रूप में जो हम गिनते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। जो ये खड़ी लाइनें में होते हैं ना ये वाले, इनको क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रखना। अभी आगे हम एक एक की बात करेंगे तो आवर्त क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेंडल की आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, तो दोस्तों इनको ये बार बार सारणियों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों जो अलग अलग ये सारणी थी जैसे डायबर्नर का त्रिक सिद्धांत और इनमें कुछ कमियां थी। न्यूटन का अष्टक सिद्धांत, मेंडल की आवर्त सारणी ये थी ना, हमने अभी तीनों सारणी पढ़ी, इनमें कुछ कमियां थी। तो तब जाके चौथा एक आवर्त सारणी हो रहा है, उनका नाम क्या था, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, आधुनिक आवर्त सारणी की इसकी खोज की थी दोस्तों हेनरी मोसले। किसने की थी, हेनरी मोसले। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके अनुसार कुल तत्वों की बात करें तो इस सारणी में कुल तत्व कितने हैं, इनके कुल तत्व है 118। ठीक है दोस्तों, 118। बात करें इसका आधार, तो इसका आधार क्या है, इसका आधार है परमाणु क्रमांक। क्या दोस्तों, परमाणु क्रमांक इसका आधार है। ठीक है दोस्तों, ये आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इस सारणी में कुल तत्व कितने 118 तत्व है। इसका आधार क्या है, परमाणु क्रमांक इसका आधार है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आधुनिक आवर्त सारणी। अब हम अब क्या पढ़ेंगे, इन सारणी में कौन कौन से ब्लॉक है, उन ब्लॉकों को उपनाम क्या है। ठीक है दोस्तों, और क्या पढ़ने वाले हैं, जो आवर्त है उन आवर्तों को क्या क्या बोलते हैं, क्या उपनाम है, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक। क्या दोस्तों, एस ब्लॉक के बारे में देखो दोस्तों, इस आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, आवर्त होते हैं 207 और समूह यानी ग्रुप कितने होते हैं 18। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखो आपने आवर्त सारणी देखी होगी, ये क्या है, ये है दोस्तों ग्रुप। क्या दोस्तों, ये क्या है, ग्रुप है। ठीक दोस्तों, तो ये सभी ग्रुप कितने होते हैं, ये सभी ग्रुप कितने होते हैं 18 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके करके कितने होते हैं, ये 18 मान लो, ये 18 ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, 18 ग्रुप है ये मान लो। ठीक है, अब बात करते हैं आवर्त। आवर्त कितना आवर्त कैसे होता है, जैसे कि इस 37 के रूप में बनने वाले जो लाइनें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक आवर्त हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये 7 आवर्त हो गया। ठीक है दोस्तों, ये ग्रुप कितने हो गया, ये ग्रुप हो गया 18। ये होता है आवर्त सारणी, आपको आगे बता दूंगा ये पूरी सारणी कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जो ये जो शुरू के दो ब्लॉक होते हैं इनको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या दोस्तों, एस ब्लॉक बोलते हैं। और जो बीच वाले जो ये कितने ब्लॉक होते हैं, ये 10 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, 10 ब्लॉक होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम दोस्तों डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो 6 ये ब्लॉक होते हैं, ये 6 वाले, ये 6 ब्लॉक होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या दोस्तों, पी ब्लॉक बोलते हैं। और दोस्तों दो दो नीचे और होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ब्लॉक के बारे में। तो जो एस ब्लॉक होता है, ये दोस्तों ये एस ब्लॉक होता है, तो एस ब्लॉक में जो पहला वाला ग्रुप होता है, पहले वाला इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु ब्लॉक। क्या दोस्तों, क्षारीय धातु ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं आगे लिख देता हूँ मैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इसको बोलते हैं क्षारीय धातु ब्लॉक, क्षारीय धातु ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु ग्रुप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ये दूसरा वाला ग्रुप होता है, जो ये दूसरा वाला ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं हम क्षारीय मृदा धातु ग्रुप। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षारीय मृदा धातु ग्रुप इसको बोलते हैं। ठीक दोस्तों, वेरी पॉइंट है तो दोनों विशेष है। ठीक है, ध्यान रखना। पहले वाले ब्लॉक को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप,
और ये सेकंड ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। पहले वाले ग्रुप को बोलते हैं क्षारीय धातु ग्रुप और दूसरे को बोलते हैं क्षारीय मृदा ग्रुप, क्षारीय मृदा धातु ग्रुप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेन इंपॉर्टेंट जो हमको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, एक जो 14 ग्रुप बता देखो आपको पूरे पढ़ने के लिए, तो पूरे पढ़ेंगे तो वो हमारे काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उससे एग्जाम में किसी ने नहीं बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 14 के बारे में, ग्रुप 14 के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो ग्रुप 14 होता है, इन ग्रुप 14 में तीनों धातु की तीनों अवस्था पाई जाती है। जैसे कि उसमें ग्रुप 14 में क्या पाया जाता है, देखो कार्बन होता है, एक हीलियम होता है, ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन होता है, एक होता है जर्मेनियम, एक होता है टिन, ठीक है दोस्तों, एक होता है लेड। ठीक है दोस्तों, जो ये कार्बन होता है ये क्या होता है, अधातु होता है। क्या दोस्तों, ये अधातु होता है। और जो ये दोनों होता है ये क्या होता है, ये उपधातु होता है। क्या दोस्तों, उपधातु होती है। ठीक है दोस्तों, और जो ये दोनों होती है इसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एकमात्र ग्रुप ये 14 है, ग्रुप 14 है जिसमें तीनों ये धातु जैसा पाई जाती है, जैसे कि अधातु, उपधातु, धातु, तीनों इसमें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों जो ग्रुप 15 होता है, ये भी ध्यान रखना, जो ग्रुप 15 होता है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम निकोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, निकोजन इनको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्रुप 16 होता है, ग्रुप 16 होता है, इस ग्रुप को 16 को क्या बोलते हैं हम, चेकोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, चेकोजन बोलते हैं। वो जो ग्रुप 17 होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों हेलोजन। क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलोजन बोलते हैं। और जो ग्रुप 18 होता है, ग्रुप 18, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अक्रिय गैस वाला ग्रुप बोलते हैं। अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस, जो कि हमने कल पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, पूरा पढ़ने के लिए तो ये इतना टाइम नहीं है, वो वही होना ही हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मेन में इंपॉर्टेंट है, जो हमने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और वहाँ से संभावना है एग्जाम पूछने की, तो हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बता दिया मैंने, पहले वाले ग्रुप में क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, वो दूसरे वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु ग्रुप बोलते हैं। और 14 वाले ग्रुप ऐसे एकमात्र ग्रुप है जिसमें तीनों ये अवस्था पाई जाती है, अधातु, उपधातु, धातु। ठीक है दोस्तों, ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक ग्रुप 15 होता है उसको क्या बोलते हैं, निकोजन ग्रुप बोलते हैं। एक ग्रुप 16 होता है उसको चेकोजन, और ग्रुप 17 को हेलोजन, और ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस या नोबल गैस वाला ग्रुप बोलते हैं, जो कि हमारे एग्जाम दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो अबलोक होता है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो अबलोक होता है, अबलोक में जो तत्व होते हैं वो कहाँ से है, कौन से परमाणु क्रमांक से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं 57 से, कितने होते हैं, 71। कितने होते हैं दोस्तों, 57 से 71। जो 57 वाला तत्व होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेंथ नियम। तो 57 वाला तत्व होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लेंथ नियम। तो इस लेंथ नियम के कारण इस आवर्त को क्या बोलते हैं, इस आवर्त को बोलते हैं हम लेंथोनाइड। क्या बोलते हैं, लेंथोनाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेंथोनाइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे लेंथोनाइड वाला जो वो आवर्त होता है वो किस परमाणु क्रमांक से लेकर किस परमाणु क्रमांक तक होता है, तो कौन से होता है, 57 से 71 वाले परमाणु क्रमांक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, लेंथोनाइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, एक और पाया जाता है कौन सा, 89 से 103। ठीक है दोस्तों, ये जो ये वाला आवर्त होता है ये कौन सा आवर्त होता है, ये होता है 6 आवर्त। क्या होता है दोस्तों, 6 आवर्त होता है। क्या होता है दोस्तों, ये 6 वाला आवर्त होता है। ठीक है, और जो ये हम पढ़ रहे हैं 89 से 103, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्टोनोड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्टोनोड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो आवर्त होता है ये कौन सा होता है, 7 आवर्त होता है। क्या होता है दोस्तों, 7 आवर्त होता है। ये कहाँ से होता है, 89 से 103 होता है। इस वाले आवर्त समूह को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टोनाइड। ठीक है, एक्टोनाइड वाला इसको आवर्त बोलते हैं। वो कौन सा आवर्त होता है, 7वां आवर्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने, आवर्त सारणी हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले डायबोनेगेटिक सिद्धांत पढ़ा, इसमें कुल तत्व कितने होते हैं, 56 होते हैं। आधार क्या, परमाणु भार के अनुसार इनका आधार है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और दूसरा हमने पढ़ा न्यूटन का अष्टक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसका कुल तत्व 56 होता है और इनका आधार क्या, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इनमें सबसे पहला प्रथम तत्व कौन सा होता है, हीलियम, और अंतिम तत्व क्या होता है, थोरियम। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तीसरा हमने सारणी के बारे में पढ़ा, कौन सी, मेंडलीव आवर्त सारणी। इसमें कुल तत्व कितने होते हैं, 63। ठीक है दोस्तों, इसका आधार क्या, परमाणु भार। इसका आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, और वर्ग कितने होते हैं, 18। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है,
कुल तत्व कितने हैं 118। आधार क्या है, परमाणु क्रमांक इसका आधार है। कुल आवर्त कितने हैं 7 और कुल समूह कितने 18। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जो पहले वाले 2 ब्लॉक होते हैं उनके क्या बोलते हैं एस ब्लॉक, और बीच वाले 10 ब्लॉक होते हैं उसको क्या बोलते हैं डी ब्लॉक, और बाकी जो 6 ब्लॉक होते हैं उनको क्या बोलते हैं पी ब्लॉक, और नीचे के 2 आवर्त और होते हैं उसको क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब जो पहले वाला ब्लॉक होता है ग्रुप वाला होता है उसको क्या बोलते हैं क्षारीय धातु ग्रुप, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु ग्रुप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एकमात्र चौथा ग्रुप ऐसा है जो कि इसमें तीनों धातु की अवस्था पाई जाती है, अधातु, धातु और धातु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो ग्रुप 15 होता है उसको क्या बोलते हैं निकोजन बोलते हैं, ग्रुप 16 को चेकोजन, और ग्रुप 17 को हेलोजन। ठीक है दोस्तों, ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं अक्रिय गैस या नोबल गैसेस वाला ग्रुप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक में जो छठा आवर्त होता है, नीचे वाला छठा आवर्त होता है उसको क्या बोलते हैं, छठा आवर्त में 57 से 71 वाले 57 से 71 तक परमाणु क्रमांक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं लेंथ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेंथ नोड उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक 89 से 103, तो इसमें कितने कौन सा आवर्त 7 हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं 89। और दोस्तों ध्यान रखना कि इन दोनों में जो ये तत्व है, इन दोनों में तत्व कितने, तत्वों की संख्या कितनी होती है 14 तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंथ नोड में कुल कितने तत्व है, तो कितने 14 तत्व है, इसमें भी कितने तत्व है 14 तत्व है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये हो गया आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इनके जो मुख्य तत्व है वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु वो वाले दे लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करने वाले हैं, मुख्य तत्व के बारे में करने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। तो सबसे भारी धातु लिखता हूँ यहाँ पर, सबसे भारी धातु तो कौन सी होती है, वो होती है ओस्मियम। क्या होती है दोस्तों, ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। ठीक है दोस्तों, बात करें सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, वो है लिथियम। कौन सी दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 2 धातु के बारे में। अब हम क्या करेंगे, ये दोस्तों ये भी ध्यान रखो कि धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। क्या दोस्तों, ये भी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो कौन सा दोस्तों, वो है कौन सा, ऑक्सीजन। क्या दोस्तों, ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, और संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, वो है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, ये तीनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। धरती पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन, और संसार में कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, ये संसार में सबसे अधिक पाया जाने वाला, और सबसे कम में संसार में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वह है दोस्तों एस्टाइन। क्या है दोस्तों, एक नाम सुना होगा एस्टाइन। क्या है दोस्तों, इसका परमाणु प्रतीक क्या होता है 80, इसको क्या बोलते हैं एस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको एस्टाइन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सबसे भारी तत्व, वो हमने क्या पढ़ा था, सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। बात कर लेते हैं सबसे भारी तत्व, तो सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं सबसे भारी तत्व क्या बोलते हैं दोस्तों, यूरेनियम। क्या बोलते हैं, यूरेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूरेनियम बोलते हैं। दोस्तों तो देखो दोस्तों, ये जो भारी तत्व होता है ये क्या है, ये प्राकृतिक तत्व है। और कृत्रिम रूप से बात करें भारी तत्व, तो उसका नाम आ जाता है दोस्तों एनओक्टियम। क्या आ जाता है, एनओक्टियम। क्या नाम आ जाता है, एनओक्टियम। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर कि भारी तत्व है प्राकृतिक रूप से तो वह कौन सा है, यूरेनियम, और कृत्रिम रूप से बात करें भारी तत्व वो आ जाता है एनओक्टियम। क्या आ जाता है दोस्तों, एनओक्टियम आ जाता है। ठीक है, वो बात करें सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व प्राकृतिक रूप से हल्का तत्व आ जाता है हाइड्रोजन। क्या आ जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन। हल्का हाइड्रोजन आ जाता है तत्व कौन से, प्राकृतिक रूप से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो भविष्य की धातु, ये भी याद रख लेना, भविष्य की धातु किसको बोलते हैं, जो भविष्य की धातु होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टाइटेनियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइटेनियम बोलते हैं। इसका परमाणु प्रतीक क्या होता है, Ti। क्या होता है दोस्तों, Ti इसका परमाणु प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है दोस्तों जो द्रव धातु, जो कमरे के दांत पर धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मरकरी यानी कि पारा। ये बात करें
द्रव अधातु, क्या बात करें, द्रव अधातु, तो कौन सी अधातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है, तो वह कौन सी दोस्तों, ब्रोमीन। क्या है दोस्तों, ब्रोमीन। ठीक है, बात करें सबसे कठोर धातु, कठोर धातु, तो कठोर धातु कौन सी है, तो कठोर धातु आ जाती है प्लेटिनियम। क्या जाती है दोस्तों, प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु आ जाती है। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों बात करें यहाँ पर, देखो दोस्तों ये सभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व वो कौन सा आ जाता है, वो दोस्तों आ जाता है सीजियम। कौन सा आ जाता है दोस्तों, सीजियम। वो सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा आ जाता है, सीजियम। और सबसे कम है, तो सबसे कम धनात्मक तत्व कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है सीजियम। या तो दूसरी भाषा में बोले कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऐसे लिख लो, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व वो कौन सा दोस्तों, वो है फ्लोरीन। क्या दोस्तों, फ्लोरीन वह तत्व आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कि दोस्तों दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि महत्वपूर्ण तत्व में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा, तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ओसीएम। क्या होती है दोस्तों, सबसे भारी धातु ओसीएम। सबसे हल्की धातु लिथियम। धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन और वायुमंडल में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन। संसार में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। और संसार में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, एस्टाइन। ठीक है दोस्तों, सबसे भारी धातु बात करें प्राकृतिक रूप से यूरेनियम। और कृत्रिम रूप से भारी धातु की बात करें तो एनओक्यम। ठीक है दोस्तों, और प्राकृतिक रूप से बात करें हल्का तत्व कौन सा है, वो हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, ये जो भविष्य धातु होती है उसको क्या बोलते हैं हम, टाइटेनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक जो धातु होती है द्रव अवस्था में कौन सी होती है, पारा। और एक द्रव अधातु के रूप में कौन सी अधातु होती है, वो होती है ब्रोमीन। क्या होती है दोस्तों, ब्रोमीन। ठीक है, कठोर धातु को हम क्या बोलते हैं, प्लेटिनम के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, वो क्या है, सीजियम। और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, वो है दोस्तों फ्लोरीन। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, ये जो मैंने बताया है 30 से 30 मिनट की जो वीडियो है, ये वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई तो दूसरी बार एक बार हो दे लेना, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए और इससे संबंधित एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आपसे गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूँ कि इस टॉपिक से जो हमने 8 साल में पढ़ा है, यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। कितने, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पिछले वाले पेपर में देखा है कि हर शिफ्ट में, हर ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस अर्थ सारणी के बारे में। ठीक है दोस्तों, धातु अधातु नोबल गैसेज और इस सारणी के बारे में आराम से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार दे लेना, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।